नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है धनगर केमिस्ट्री लेक्चर्स में। बच्चों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री में क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन के पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इसमें हम आज चर्चा करेंगे कार्बनिक रसायन वाली इकाई 12 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम अच्छी तरह विद कॉन्सेप्ट के समझेंगे। अब यहाँ पर वो बच्चे लेफ्ट हो जाएंगे या हो सकते हैं जो चतुर 3 इडियट देखी है उसमें अलग अलग कैरेक्टर था। चतुर का था, रेंचो का था, वायरस का था। अब जो भी अपने अपने कैरेक्टर में फिट हो जाइए। चतुर कहता है कि रहने दो हम रट लेंगे, मतलब जो क्वेश्चन आएंगे वो रट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, समझने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे, वो बाद में जाके वहाँ पर हो सकता है कि एग्ज़ाम में जाके प्रॉब्लम आए। और अगर कॉन्सेप्ट समझेंगे तो वो वाली दिक्कत नहीं आएगी, आपकी लाइफ में कभी इंसल्ट नहीं होगी। आप जो भी आंसर देंगे वो विथ लॉजिकली आंसर देंगे। तो चलिए शुरुआत करें हम कार्बनिक रसायन में वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। विथ कॉन्सेप्ट के सभी क्वेश्चन को हम समझ जाएंगे। आपके पास पहला क्वेश्चन हाजिर है बेटा जी। कौन सा क्वेश्चन हाजिर है? पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें ज्यामिति समावयता होती है? तो ज्यामिति समावयता को सीस ट्रांस समावयता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीस ट्रांस समावयता। क्या कहते हैं? सीस ट्रांस समावयता। तो इसका जो आंसर तो ये दे रखा ब्यूट टू इन, है ना, ब्यूट टू इन आंसर आपके सामने है। चूंकि ये क्वेश्चन बैंक से ही पीडीएफ ली गई है तो क्वेश्चन बैंक में आंसर दिए हुए हैं, लेकिन इनको समझते हैं, इनको देखते हैं कि इसका आंसर ब्यूट टू इन क्यों आया। अब ब्यूट टू इन को भाई ऐसे लिख सकते हैं अपन। कैसे लिख सकते हैं? ये लिखा CH3 और ये C डबल बॉन्ड C, और ये लिखा CH3 और ये H और ये H। कुल मिला के इसको आप ऐसे लिखो तो भी चलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3। इसको इस ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखा तो ये फॉर्म हो गया सीस फॉर्म, मतलब दोनों समान समूह ये सेम साइड में, तो ये हो गया सीस फॉर्म। ट्रांसफॉर्म में क्या होगा? C डबल बॉन्ड C, इधर CH3 जोड़ दिया और इसके अपोजिट CH3 इधर जोड़ दिया, इधर हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोजन है। तो ये वाला फॉर्म जो कौन सा है? ट्रांसफॉर्म है। तो जब किसी कंपाउंड में सीस और ट्रांसफॉर्म होते हैं तो ज्यामिति समावयता प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर भाया ब्यूट टू इन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि ज्यामिति समावयता प्रदर्शित करता है। ब्यूट वन इन में हो नहीं सकता, मिथाइल प्रोपीन में नहीं हो सकता, प्रोपीन में नहीं हो सकता। चाहो तो भाई आप जो है इन सभी की स्ट्रक्चर बना के आप जो है देख सकते हो। ठीक है, मेरी बात समझ में आई होगी भाया? चलो, बहुत बढ़िया। अब है भाया अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक स्थायी है? तो जब कार्ब केटायन कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर आपने पढ़ा हो ढंग से तो आपको इसका आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कार्ब केटायन और कार्ब एनायन की। तो सही ऑप्शन जो है इसका ये आ रहा, तृतीयक ब्यूटिल कार्ब केटायन। तृतीयक ब्यूटिल कार्ब केटायन ये सबसे ज़्यादा स्थायी क्यों है? हम तो इस पर बात करें, ये सबसे ज़्यादा स्थायी क्यों है? CH3 CH3 और CH3 और ये C और ये पॉजिटिव चार्ज। ओके, होता क्या है कि एल्किल ग्रुप है और एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी है, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन उधर की ओर दे रहे, भेज रहे, बोले तू चिंता मत कर, हम इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो पॉजिटिव चार्ज है तो कोई बात नहीं। तो अब क्या होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसकी क्रियाशीलता कम है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो ये इसके पास नहीं जाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा? तृतीयक ब्यूटिल कार्ब केटायन। अगर हम देखें तो इसमें अगर ये CH3 ट्वाइस C है ना, CH3CH प्लस, ये जो है एक और आ जाएगा CH3CH2 प्लस। अलग अलग कंडीशन है, ये प्राथमिक है, द्वितीयक है, ये तृतीयक हो गया। तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल जो है कहाँ पर जाएगा? सबसे पहले इसके पास जाएगा, क्योंकि इसके पास एक ही एल्किल ग्रुप है, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है। तो यहाँ पर बात करें तो ये वाला डी वाला ऑप्शन सही होगा। निम्न में से कौन सबसे अधिक सही होगा? तो तृतीयक ब्यूटिल कार्ब केटायन। ये क्रिया नहीं करेगा, किसके साथ? नाभिक स्नेही के साथ। ओके, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। स्टेबिलिटी ऑर्डर तृतीयक, देन सेकेंडरी, देन क्या होगा? प्राइमरी। ओके, ये वाला तो गलत ही दे रखा है, स्ट्रक्चर ही नहीं बन सकता ऐसा। चलिए, डी वाला ऑप्शन सही है। अगलो है, निम्न में से कौन सी श्रेणी केवल न्यूक्लियोफाइल है? अब न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल पढ़ रखे होंगे तो आंसर दोगे। तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल जो है यहाँ पर
वो न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं जिनके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है या फिर ऋणावेश होता है, दो चीज़ें होती हैं, वो क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोफाइल। तो भाई साहब NH3 में है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, भाइयों क्या है? क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक्स नहीं है ना? न्यूक्लियोफाइल या नाभिक्स नहीं। इसी प्रकार से H2O की बात करेंगे तो H2O में ऑक्सीजन के पास दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। इसी प्रकार से ROH में भी ऑक्सीजन के पास दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो भाया ये क्या हो गया? ये हो गया, ये वाला बी वाला ऑप्शन सही है, ये सभी न्यूक्लियोफाइल है। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि इसमें इनमें ये वाला जो है ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, बाकी दो इलेक्ट्रोफाइल है। इसमें तीनों जो है न्यूक्लियोफाइल है, ये तीनों न्यूक्लियोफाइल है, तो सही वाला ये आ जाएगा, ऑप्शन सही वाला ये आ जाएगा। इसमें दो न्यूक्लियोफाइल है, एक ये इलेक्ट्रोफाइल है। इसमें ये दोनों जो हैं ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया। तो जो मैंने गोले बना रखे ना वो सभी क्या है? इसमें न्यूक्लियोफाइल है, और जो गोले नहीं बना रखे वो सभी क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। समझ गए हो ना? समझ गए हो तो बढ़िया बात है, तालियां बजाइए। चलिए, ये हो गया है ना कंप्लीट। तो इसमें तीनों जो है कौन सी श्रेणी में केवल न्यूक्लियोफाइल है? तो इसमें केवल न्यूक्लियोफाइल है, बी वाला ऑप्शन आपका सही है भाया। निम्न में से सबसे अधिक स्थायी कार्बन गठन, अभी बताया था भाया कि एक तो तृतीयक है ना, तृतीयक सबसे, और तृतीयक का भी बाप है कौन सा? PH3C+, 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 फेनिल ग्रुप है। और कितने फेनिल ग्रुप है? 3 भाया। एक फेनिल तो ये, ठीक है, यहाँ पे कार्बन जुड़ा हुआ है, और ये C+, एक ये, और एक ये PH3PC+, मतलब ये वाले स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं अपन। तो इसमें रिजोनेंस पाया जाता है, रिजोनेंस पाया जाने का जितनी ज़्यादा रिजोनेंस स्ट्रक्चर होती है वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है? स्थायी होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? ये वाला ट्राइफेनिल कार्बोकेटायन। ओके, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? पहचानो जल्दी से, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? जो इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह रखता है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन दे रखा है, लेकिन अभी जस्ट मैंने बात करी थी कि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर क्या होता है? सभी न्यूक्लियोफाइल के ऊपर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तो यहाँ पर जो है सभी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वैसे तो यहाँ वाला ये वाला आंसर ही कुछ गलत बता रखा है। अगर यहाँ पे बोलूँ कि जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो सभी क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो सभी क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। नेगेटिव चार्ज और जिनके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो यहाँ पर ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, और BF3 भी इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। अब अगर इसके ऊपर कोई आवेश न रहे तो उस कंडीशन में ये सिर्फ Na रहे, तो Na को मैं कह सकता हूँ कि अकेला Na है, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल नहीं रहेगा। तो ये आंसर सही हो सकता है आपका, Na के ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगाए तो। ओके, अब अगला है आपका एक मुक्त मूलक है, एक मुक्त मूलक है, छठवा एक मुक्त मूलक है। क्या है भैया मुक्त मूलक? जैसे कि ये क्लोरीन और ये क्लोरीन है भैया, समांश बदमिलन होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन, दोनों का इलेक्ट्रॉन अपना अपना ले जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन ये ले गया और ये इलेक्ट्रॉन ये ले गया, तो हो जाएगा Cl रेडिकल भैया और Cl रेडिकल। तो इसको कहते हैं मुक्त मूलक। मुक्त मूलक जिसके ऊपर न तो पॉजिटिव चार्ज है ना भाया नेगेटिव चार्ज है, तो उन्हें कई कहवे मुक्त मूलक कहवे। तो मुक्त मूलक क्या है भैया? लक्षण में उदासीन है, बिल्कुल सही बात है, उदासीन है। अणुचुंबकीय है, बिल्कुल अणुचुंबकीय भी है, क्योंकि एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अकेला इलेक्ट्रॉन है तो अणुचुंबकीय हो गई सही। कम आयु मतलब अस्थायी, अस्थायी है, हाँ साहब अस्थायी है, किसी दूसरे मुक्त मूलक के साथ क्रिया करने की कोशिश में रहता है, ये कोशिश जारी है। तो उपरोक्त सभी, तो डी वाला ऑप्शन जो है सही है, उदासीन भी है, अणुचुंबकीय भी है, कम आयु भी है। समझ में आयो? बढ़िया बात।
बंध के समांश विदलन से बनता है। क्या बनता है भाया? बंध के समांश विदलन से। अभी बताया तो कि यो बंध है, बंध बंध, जैसे कि ये बात करूं, यो क्लोरीन और यो क्लोरीन, इनके बीच में क्या है? ये बॉन्ड है। और बॉन्ड बीच में से टूटेगो। कहाँ से टूटेगो? बीच में से टूटेगो। तो दो इलेक्ट्रॉनों के साझे से बॉन्ड बना, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो उस कंडीशन में क्या बन रहा है? समांश बंध विदलन से मुक्त मूलक बनता है। क्या बनता है? मुक्त मूलक। तो यहाँ पर क्या सही आंसर है? ए वाला ऑप्शन जो है सही है। ओके, चलिए, ये क्वेश्चन पिछली बार शायद इसमें आया था। किसी यौगिक का एक छात्र ने नाम बताया, 2,3 डाई एथाइल ब्यूटेन बताया, तो उ यौगिक को आईयूपीएसी सही नाम की है। तो पहले तो 2,3 डाई एथाइल ब्यूटेन बनाए। कैसे बनाए देखें, छात्र ने बताया, आप जैसे छात्रों ने। तो हो क्या रहा है बेटा कि ये लिखो ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब क्या करूं? 4 कार्बन, 4 कार्बन, एक, यो 2, यो 3 और यो चौथो कार्बन। ओके, समझ में आयो? 4 कार्बन। 2,3 पोजीशन पर एथिल जोड़ दूं, तो ये एथिल मतलब CH2 CH3। इस CH2 CH3 को अपन C2H5 लिखे तो भी चलेगा। ये लिखा अपनों ने बेटा CH2 और ये लिखा CH3। अब हाइड्रोजन कंप्लीट कर दूं, यहाँ पर इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन जोड़ दूं, यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन आएगा क्योंकि 3 वैलेंसी तो जो कंप्लीट है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आएंगे। तो अब छात्र ने क्या सोच लिया बेटा कि छात्र ने सोच लिया, ऐसे नंबरिंग करी भाया ने कि 1 2 3 और 4, ऐसे नंबरिंग कर दी भाया ने। और भाया बोलने लग गया कि सर 2,3 डाई इथाइल ब्यूटेन नाम है, को 2,3 डाई इथाइल ब्यूटेन नाम है। लेकिन भाया ने यह ध्यान नहीं रखा कि इसमें लंबी से लंबी श्रृंखला चॉइस करना है ना। भाया ने यह ध्यान नहीं रखा कि लंबी से लंबी श्रृंखला चॉइस करना, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन हो, वो वाली श्रृंखला चॉइस करना। तो लंबी से लंबी श्रृंखला में क्या हो रहा? अब देखो भाया 1 2 3 4 5 और 6, लंबी से लंबी श्रृंखला यह होगी। तो अब पार्श्व श्रृंखला कौन सी होगी? एक तो यह पार्श्व श्रृंखला होगी और एक यह पार्श्व श्रृंखला होगी। कौन कौन सी पोजीशन पर? 3 और 4 पोजीशन पर मेथिल आ गया। तो इस ई कंपाउंड को नाम कहिए 3 4। तीसरी पोजीशन पर ये मेथिल है, चौथी पोजीशन पर ये, तो 3 4 डाई मेथिल, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। तो 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। तो इको सही आंसर कौन सा है? 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन, बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, छात्र ने गलत बताया, सही सही आंसर कहिए यो है। यो आंसर मार साहब ने बतायो। मेरी बात समझे? चलिए भाया आगे बढ़ते हैं। एक न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल है। किसको कहेंगे भाया न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल किसको कहेंगे? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो और जिसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, उसे न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल क्या है? लुईस अम्ल है। लुईस अम्ल तो इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज? नो। एक धनावेशी स्पीशीज? नो। एक इलेक्ट्रॉन धनी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो, किसके रूप में? या तो फिर नेगेटिव फॉर्म के नेगेटिव चार्ज के रूप में, या फिर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में। इलेक्ट्रॉन का धनी हो, इलेक्ट्रॉन देने वाला हो, उसे क्या कहेंगे भाया? न्यूक्लियोफाइल। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। चलिए भाया आगे बढ़े। बढ़ना तो है ही है, बढ़ते रहो भाई, बढ़ते रहो भाई, कभी तो मंजिल पाओगे। एक सहसंयोजक बंध का विषमांश बंध विद्यमान होता है। भाया सहसंयोजक बंध है, यो है सहसंयोजक बंध CH3 और Cl के बीच में। अब यहाँ पर हो रहा है विषमांश। क्या है? विषमांश। और विषमांश बंध विदलन में क्या होगा? विषमांश बंध विदलन में भाया ये होगा कि यो साझा का इलेक्ट्रॉन है, यो कि एक परमाणु पर चले जाएगा। पूरा इलेक्ट्रॉन को जोड़ो एक परमाणु पर, तो जिस पर जाएगा उसके ऊपर नेगेटिव और जहाँ से जा रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव। तो होगा क्या भाया कि ये तो हो जाएगा CH3 प्लस और भाया ये हो जाएगा Cl माइनस। समझ में आयो? तो इन्हें कहीं के विषमांश बंध विदलन में कार्ब केटायन और एनायन दोनों बने हैं। तो सही आंसर कसो होगा? यो वालो आंसर सही होगा, एक केटायन और एक एनायन बने हैं। छाप देना, भूलोगे तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। भूलना मना है, भूलना पाप है। चतुर नहीं बनोगे अब आप, है ना, रेंचो बनोगे।
थ्री इडियट की क्या बनोगे, रेंचो। बहुबंधित बंध में आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में जय हो, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कहलाता है। आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में भाया आक्रमणकारी, जैसे कि ये है, एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। ये लिया, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है ना, अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट, आक्रमणकारी अभिकर्म की उपस्थिति में भाया क्या होगा, मार साहब आए, किताब उठा के रख ली, मार साहब गए, किताब वापस नीचे रख दी, तो हो क्या रहा है कि ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पर आ जाएगा, तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, नहीं ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो सी सिंगल बॉन्ड ओ और नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज। अब मार साहब वापस गए तो वापस किताब यहाँ पे रख दी और वापस यही कंपाउंड बन गया, मतलब एब्सेंट में, ये एब्सेंट में, रिएजेंट की एब्सेंट में, और ये प्रेजेंट में। तो ये लिखा हुआ है भाया कि बहुबंध में आक्रमणकारी अभिकर्म की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कहलाता है, तो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलावे है। क्या कहवे को, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। और प्रेरणिक प्रभाव तो बिना मार साहब की उपस्थिति अनुपस्थिति में भी चलता है, ठीक है। तो कह सकते हैं इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव यहाँ पे याद रखना, ठीक है। चलो अगला है क्वेश्चन आपके सामने, कार्बेनियन न, सर सिर्फ न और म का फर्क है, ध्यान रखना। अगर म लग जाए तो पॉजिटिव चार्ज है, न है तो नेगेटिव चार्ज, न है तो नेगेटिव चार्ज, म है तो पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बेनियम आयन CH3 माइनस का आकार, CH3 माइनस का आकार, तो भाया NH3 को आकार तो देखिए जुएगा, और NH3 में एक नेगेटिव चार्ज है, तो NH3 में नाइट्रोजन के पास एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है। क्या रहता है, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है, ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ई के पास एक नेगेटिव चार्ज है, तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो या नेगेटिव चार्ज हो, भाया एक ही बात है। तो अमोनिया की संरचना यूं हुए है, ऐसे ऐसे ही होती है अमोनिया की संरचना, ठीक है भाया। CH H और ये H, भाया यो नेगेटिव चार्ज, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की जगह। तो ई की आकृति पिरामिडी है, तो ई की आकृति भी पिरामिडी होगा। तो याद रखना CH3 माइनस की आकृति, CH3 माइनस की आकृति, आकार पिरामिडीय होवे है। कैसो, पिरामिडीय, पिरामिड की शेप, पिरामिड को शेप होवे। चलिए आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन आया आपके पास, निम्न में से शून्य प्रेरणिक प्रभाव होता है। तो भाया C6H5 शो करेगा, Cl माइनस शो करेगा, CH3 का भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव प्रेरणिक प्रभाव रहता है, इसका नेगेटिव रहता है, इसका इसका भी जो रहता है नेगेटिव रहता है, और ई को शून्य रेवे है। तो यो जो है बी वाला ऑप्शन सही है कि निम्न में से किस में शून्य प्रेरणिक प्रभाव होगा। तो भाया H को जो प्रेरणिक प्रभाव होगा, इंडक्टिव इफेक्ट होगा, वो शून्य होगा। ओके भाया, एक को IUPAC नाम बताओ। यो तो है इस टाइप से जोड़ रखियो है अपन ने, हाँ यहां पर भाया OH है, ओके भाया यहां पर जोड़ रखियो CH3 बोले तो मेथिल ग्रुप, और यहां पर एक और जोड़ रखियो CH3 मेथिल ग्रुप। अब एक ही नंबरिंग कर दे, वहां आप ही नंबरिंग करे भाया, बिल्कुल करनी पड़ेगा। तो यह 1 2 3 4 5 और 6, तो 3 डाई मिथाइल, इको नाम की तीसरी पोजीशन पर 2 मेथिल है, तो 3 डाई मिथाइल, ठीक है। और 1 पोजीशन पर OH है, तो 1 साइक्लोहेक्सेन है ना, 1 साइक्लोहेक्सेनॉल, 1 साइक्लोहेक्सेनॉल, या 3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1R लिखो तो भी चलेगा। तो 3 डाई मिथाइल 1 साइक्लोहेक्सेनॉल, तो सी वालो जो है यो वालो बिल्कुल एक्यूरेट है। 3 डाई मिथाइल 1 साइक्लोहेक्सेनॉल, 3 डाई मिथाइल 1 साइक्लोहेक्सेनॉल, इको IUPAC नाम है। बहुत बढ़िया, अगलो कंपाउंड आयो, इको IUPAC नाम बताओ। IUPAC नाम एनी टाइप का कंप्लीट कर लेना, इस टाइप के। तो भाया ये लिया मैंने CH3 और ये CO और ये CH3, नंबरिंग शुरू करा 1 2 3, इसको नाम है प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, या इन्हें यो कहोगा कि प्रोपेन 2 ऑन, प्रोपेन 2 ऑन, तो भी सही है। तो इनमें प्रोपेनोन दे रखियो है, ब्यूटेनोन तो है नहीं, 4 कार्बन है नहीं, एसीटोन तो सामान्य नाम है, प्रोपेनल है नहीं, CHO ग्रुप है नहीं इसमें,
इको नाम का ये सही प्रोपेनॉन। अगलो आपके लिए हाजिर है भैया, अगला क्वेश्चन। इको आईयूपीएसी नाम बताओ। अगलो कंपाउंड दे रखियो है आपके सामने, एग्जाम्पल है। इको आईयूपीएसी नाम बताओ जल्दी से, बताओगा? ई मैं नंबरिंग शुरू करांगा, यहाँ थी क्या थी भाया, यहाँ थी 1 2 3 4 5 और 6, नंबरिंग तो शुरू होगी। अब इको नाम होगा 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, चौथी पोजीशन पर हाइड्रोक्सी, 2 नाइट्रो, अब ये चीज बची है तो बेंजल्डिहाइड, 2 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ई कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम है। 4 हाइड्रोक्सी 2 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड इको आईयूपीएसी नाम है। अभी में ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा वाला सही ऑप्शन है। 4 हाइड्रोक्सी 2 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, पहला ऑप्शन ही सही है इको, 4 हाइड्रोक्सी 2 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। चलो आगे बढ़े भाया, अगलो क्वेश्चन है आपके पास कि CH3 माइनस, CH3 माइनस, CH3 माइनस है, मतलब ई पर हाइब्रिडाइजेशन बताना आपने, CH और ये जो है नेगेटिव चार्ज, और भाया ई पे भी बताना हो कि CH3 प्लस में, अगर CH3 प्लस में बताना हो तो ई पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, CH3 प्लस में और CH3 माइनस में, बता दो जल्दी से। दोनों क्वेश्चन, दो क्वेश्चन एक साथ करवा रहा हूँ मैं आपको भाया। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, संकरण जो होता है, उसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर काउंट कर लेते हैं। तो इसमें ये जो है एक तरह से लोन पेयर है, नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा हो तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन जो के जोड़े हैं तो ई पर है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ये के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं, ठीक है, 3 बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है तो ई पर है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो सही वाला जो ऑप्शन है यो sp3। कार्बेनियन या कार्बेनायन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, कार्ब केटायन या कार्बेनियम में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, में है ना, कार्ब केटायन में कार्बन परमाणु पर। ओके चलिए, निम्न यौगिक में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है, जय हो। ई में सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करके बताना है आपने, बताएंगे साहब, बिल्कुल अच्छे बच्चे हैं मेरे, तो इंटेलिजेंट बच्चे हैं सभी। तो इको जो है ये C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर C है और यहाँ पर C है, डबल बॉन्ड C बना दिया। अब इधर भी CN है और यहाँ भी CN है, यहाँ भी CN है और यहाँ पर CN है, तो C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N और C ट्रिपल बॉन्ड N भाया और C ट्रिपल बॉन्ड N भाया। ओके भाया, अब जब दो परमाणु के बीच में अकेला बॉन्ड बंद होता है तो उसे सिग्मा बंध कहते हैं, और एक से अधिक बंद है तो उन्हें क्या कहते हैं, पाई बंध। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ एक बॉन्ड सिग्मा है, 2 पाई बॉन्ड, बढ़िया बात है। पहला बॉन्ड सिग्मा, बाकी पाई, तो दोनों पाई। ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये वाला पाई है, यो सिग्मा है, अकेलो ही है तो सिग्मा, यो सिग्मा, यो सिग्मा, यो पाई, यो पाई, यो सिग्मा, यो पाई और यो पाई। तो इनमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं पहले तो ये गिन लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भाई 9 सिग्मा बॉन्ड एंड में। पाई बॉन्ड कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पाई बॉन्ड भी 9 है। तो सिग्मा और पाई दोनों ही कितने हैं, 9 बंद हैं। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही आ रहा, 9 सिग्मा बंद और 9 पाई बंद, डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलो भाई आगे बढ़े। एल्कोहल निम्न के साथ समायवी है, समायवी मतलब उसमें परमाणु उसका अणुभार समान होता है समायवियों का आपस में, ठीक है, क्या होता है अणुभार आपस में क्या होता है, समान होता है, संरचना सूत्र डिफरेंस हो सकता है, उनकी त्रिवी में उनका विन्यास भिन्न भिन्न हो सकता है, तो ये समावयवता होती है। तो भाया एल्कोहल का समायवी कौन है, इथर है, जैसे कि ये CH3
OCH3। अब ऐसा कौन सा कंपाउंड ढूंढे जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके बराबर हो? तो ये ढूंढ लिया मैंने, एक तो CH3, एक CH2 और OH। भाया इन दोनों कंपाउंड में दो तो कार्बन है दिख रहे, एक दो हाइड्रोजन, कितने, तीन और तीन छः, तो छः हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है दोनों में। तो ये आपस में समाये हो गए। तो ये तो है एल्कोहल और ये है ईथर। तो एल्कोहल किसका समाये है, ईथर का। डाइमेथिल ईथर ले रखा है ये मैंने। तो बी वाला ऑप्शन जो है सही आएगा। नहीं आया समझ में? आ जाएगा। चलिए अगला है, सोडियम निष्कर्ष में फेरिक क्लोराइड मिलाने से लाल रंग प्राप्त होता है। क्या बात है। तो जब भी हम सोडियम निष्कर्ष बनाते हैं प्रयोगशाला में, उसमें फेरिक क्लोराइड बोले तो FeCl3 मिलाते हैं। तो FeCl3 मिलाते ही हमें लाल रंग प्राप्त होता है। किसके कारण? नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट रहता है, नाइट्रोजन और सल्फर के कारण। आगे बढ़े। एनिलीन का साधारणतः इस विधि से शुद्ध किया जाता है। भाई साहब एनिलीन को जो है भाप आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है ना। इसका क्वथनांक ज़्यादा होता है, इसलिए इसको जो है भाप आसवन द्वारा शुद्ध किया जाता है। इसका सही आंसर क्या आएगा? भाप आसवन। चलिए आगे बढ़े। ग्लिसरीन का शोधन किया जाता है, इसी से सिमिलर ग्लिसरीन का शोधन करोगे आप तो ठीक है, ग्लिसरीन का शोधन करोगे, सिमिलर सिमिलर सिमिलर। ग्लिसरीन का शोधन किया जाता है किसके द्वारा? निर्वात आसवन द्वारा। तो भाई निर्वात आसवन जो होता है ना, वैक्यूम डिस्टिलेशन कहते हैं इसको अंग्रेजी में। तो इसमें क्या होता है निर्वात आसवन में कि जो क्वथनांक से पहले ही जो है जो कंपाउंड होता है उसको खींच लेता है, बॉईल कर लेता है। तो इसमें भी अगर किसी ग्लिसरीन का जो है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो साधारण कंडीशन में अपन गर्म करेंगे तो इसका आसवन हो नहीं पाएगा। इसके लिए क्या लगा दें? निर्वात पंप। तो जैसे ही वेपर बने, निर्वात के कारण वो वेपर खींच ली जाए, तो निर्वात आसवन होता है। ओके चलिए, ये तो हो गए आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब भाई आगे बढ़ते, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ग्लाई ऑक्जेलिक अम्लों को IUPAC नाम की है। ग्लाई ऑक्जेलिक अम्ल, तो ग्लाई ऑक्जेलिक अम्ल को फार्मूला तो यो है CH डबल बॉन्ड O COOH, जो है फार्मूला ग्लाई ऑक्जेलिक अम्ल को। अब इसका क्या करना? IUPAC नाम बताना। वन टू CO को क्या कह रहे? ऑक्सो। ऑक्सो कह दिया तो दोनों CO का नंबर लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दो कार्बन है और COOH है पहले कार्बन पर, तो 1 2 ऑक्सो डाईऑक्सो, सॉरी डाईऑक्सो, डाईऑक्सो एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। 1 2 डाईऑक्सो एथेनोइक अम्ल, याद रख लेना। 1 2 डाईऑक्सो एथेनोइक अम्ल इसका IUPAC नाम हो जाएगा। चलिए अगला है, जब अपन जो है प्राथमिकता क्रम डिसाइड करते हैं। अगला बताइए आप। प्राथमिकता क्रम में आइन इनमें से कौन आता है? जल्दी से बताइए। प्राथमिकता क्रम में पहले तो इन आएगा, पहले क्या आएगा? इन आएगा, एल्किन आता है,
C डबल बॉन्ड C, एल्किन आता है और फिर क्या आता है, आयन आता है। IUPAC का प्रायोरिटी वाली टेबल देखोगे तो उसमें ये चीज़ आती है प्राथमिकता क्रम में। ठीक है, ये आएगा। अब है Cl माइनस आई प्रभाव होता है। बढ़िया बात है, क्लोरीन जो है माइनस आई इफेक्ट शो करता है, नेगेटिव प्रायनिक प्रभाव। किंतु ये जो है जब अपन रिजोनेंस की बात करते हैं तो प्लस आर और प्लस एम प्रभाव प्रदर्शित करता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी वितरण नियम पर आधारित है। किसके ऊपर? वितरण नियम पर आधारित है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी कौन से नियम के ऊपर डिपेंड करती है? अधिशोषण, है ना। जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी किसके ऊपर डिपेंड कर रहेगी? मेनली अधिशोषण पर, अधिशोषण नियम पर डिपेंड करेगी। एनिलीन का शुद्धिकरण अभी जस्ट आया था। एनिलीन का शुद्धिकरण भाप आसवन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? भाप आसवन, भाप आसवन। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपके सामने हाजिर। एल्काइन का सामान्य सूत्र। तो यहाँ पे एल्केन की जगह एल्किन पूछ ले, एल्केन पूछने तो तीनों को बता देता हूँ। एल्केन का तो होता है CnH2n+2। ये किसका है? एल्केन का। एल्किन का होता है CnH2n, ये होता है एल्किन का। और एल्काइन का होता है CnH2n-2, CnH2n-2। ये किसका फार्मूला है? एल्काइन का, याद रखना, CnH2n-2। कार्ब केटायन में केंद्रीय कार्बन परमाणु पर संकरण अभी बताया था। कार्ब एनायन में तो sp3 होता है और कार्ब केटायन में कौन सा होता है? sp2। कार्बेनियन या कार्ब एनायन, है ना, कार्ब एनायन में कौन सा sp3 होता है? जैसे CH3 प्लस है तो इस पर तो sp2 है, और CH3 माइनस है इस पर कौन सा है? sp3, और ई पर sp2, याद रखना। बेंजोइक अम्ल को किसके द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है? ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया होती है उसके द्वारा। तो यहां पे लिखेंगे ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। अगला है आपके सामने, हेलोजन के परीक्षण से पूर्व सोडियम निष्कर्ष विलयन को किसके साथ गर्म किया जाता है भैया? तो ये है भाया कॉन्सेंट्रेट HNO3। यहां पे लिखना सांद्र HNO3 या कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड, सांद्र HNO3। भाई अगला क्वेश्चन है, एक ही वर्ग के कार्बनिक यौगिकों में पाई जाने वाली समावयवता को कहते हैं? क्या कहते हैं समावयवता को? मध्यावयवता। एक ही वर्ग के कार्बनिक यौगिकों में पाई जाने वाली समावयवता को क्या कहते हैं? मध्यावयवता। मध्यावयवता, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? मध्यावयवता। एल्किल ग्रुप का चेंजेस हो जाता है उसमें। यौगिक के तत्वों का अनुपात, सरलतम अनुपात क्या कहलाता है? मूलानुपाती सूत्र। तत्वों का सरलतम अनुपात, सरलतम अनुपात, सरलतम अनुपात। जैसे ग्लूकोज का सूत्र होता है भाया C6H12O6, तो इसका सरलतम सूत्र हो जाएगा CH2O और ये n बराबर क्या लिखा मैंने? 6। ठीक है, तो ये मूलानुपाती सूत्र हो गया ग्लूकोज का। दो पदार्थों को पृथक करने की प्रभाजी क्रिस्टल विधि के अंतर पर निर्भर करती हैं। क्या आएगा भैया इसका 13वें का? इसका आएगा क्वथनांक। क्या आएगा? क्वथनांक। क्रिस्टलन क्वथनांक के अंतर पर निर्भर करेगा, है ना। दो अलग अलग विधियां, दो पदार्थों का पृथक्करण करने की प्रभाजी क्रिस्टन विधि, क्वथनांक। प्रभाजी क्रिस्टन विधि में प्रभाजी आसवन किया जा रहा है तो अलग अलग क्वथनांक पर प्रोडक्ट निकलेगा। ठीक है, कोई 80 पर निकल रहा तो कोई 120 पर, तो अलग अलग कंडीशन होगी उस कंडीशन में। लेसेग्ने परीक्षण में नीला या हरा रंग बनने का कारण है भाया 14वां को कहिए फेरोसोफेरिक साइनाइड। इसका उस कंपाउंड का नाम है फेरोसोफेरिक साइनाइड। साइनाइड उस कंपाउंड का नाम है ना। कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा गैस उत्पन्न होती है। कैल्शियम कार्बाइड को सूत्र की हुए, कैल्शियम कार्बाइड को CaC2 ई पर जल की क्रिया करवाई दा तो H2O, तो ये बन जाएगा C2H2 प्लस CaO, और C2H2 किसको फार्मूला है?
एसिटिलीन, क्यों फार्मूला है एसिटिलीन, याद रखना भाया एसिटिलीन। तो यहाँ पर लिखूँ मैं एसिटिलीन, आंसर आएगा एसिटिलीन, एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? एसिटिलीन गैस। RCONH2 को कहते हैं एक एमाइड है, क्या है ये? एक एमाइड है। CONH2 जहाँ पर होता है एमाइड ग्रुप आ जाता है, तो RCONH एल्केन अमाइड कह सकते हैं इसको, और R की जगह CH3 होता तो इस कंपाउंड का नाम हो जाता है एसिटामाइड। मार्च गैस में मुख्यतः क्या होता है भैया? CH4, बोले तो मेथेन, मेथेन गैस होती है। मार्च गैस में क्या होता है? मेथेन गैस। तो भाया सब हो गए। अब है रब ने मिला दी जोड़ियां। हम्म आपके सामने ये कुछ क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले बात करें हम लिविंग विधि। ठीक है, सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन लिविंग विधि। लिविंग विधि कार्बन व हाइड्रोजन ज्ञात करने की विधि है। जब ये विधियां पढ़ोगे, सब में डायग्राम वाली विधियां हैं यूनिट में, इस यूनिट में। तो लिविंग विधि से क्या किया जाता है? लिविंग विधि में कार्बन व हाइड्रोजन ज्ञात करने की विधि है। दूसरा है आपके लिए जेल्डोल्ड विधि, इसका कौन सा आंसर है? डी सही है। दूसरा है आपके पास में जेल्डोल्ड विधि, और जेल्डोल्ड विधि के द्वारा क्या किया जाता है? नाइट्रोजन का आकलन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ए। फिर है आपके पास में केरियस विधि, कौन सी है? केरियस। तो केरियस विधि जो है, ये है हेलोजन का आकलन किया जाता है इससे। किसका आकलन किया जाता है? हेलोजन का। तो इको सही ऑप्शन है बी। फिर चौथी है मैसेंजर विधि, कौन सी विधि है? मैसेंजर। और मैसेंजर विधि द्वारा गंधक का आकलन किया जाता है। किसका आकलन किया जाता है? गंधक का आकलन किया जाता है, तो ये ई। और लास्ट आ रही पांचवी विक्टर मेयर विधि, कौन सी? विक्टर मेयर विधि। तो विक्टर मेयर विधि द्वारा कार्बनिक पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। तो ये कार्बनिक पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, तो इको ऑप्शन सही आएगा सी। ओके, तो ये हो गई आपकी रब ने बना दी जोड़ियां, सही जोड़ियां। ठीक है, बढ़े आगे। बाकी ये और रही जोड़ियां। एग्जामिनर ने बनाई जोड़ियां, पेपर सेटर ने बनाई जोड़ियां। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, चलिए इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या होता है? अभी जस्ट बात करी थी थोड़ी देर पहले। तो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव एक अस्थायी प्रभाव होता है, याद रखना। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या होता है? अस्थायी प्रभाव, जो अभिकर्मक की उपस्थिति में होता है ना, अटैकिंग अभिकर्मक की उपस्थिति में, मार्साप के डर से होता है। अब लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल का क्या लिखोगे आप? असम्मित कार्बन परमाणु रहता है इसमें, लैक्टिक अम्ल में असम्मित कार्बन परमाणु रहता है। तो लैक्टिक अम्ल का सूत्र ये होता है भैया, सी, और ये CH3, और इधर H, और इधर OH, और इधर है COOH। तो जब कार्बन के चारों ओर डिफरेंस ग्रुप जुड़े हुए हो, तो उस कार्बन को असम्मित कार्बन, तो इधर एक OH, इधर CH3, इधर एक, तो ये असम्मित कार्बन परमाणु रहता है इसमें। तो लैक्टिक अम्ल के लिए क्या लिखोगे? लैक्टिक अम्ल के लिए लिखोगे असम्मित, बोले तो डी वाला ऑप्शन सही है। अब प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव क्या होगा? स्थायी प्रभाव होगा। ठीक है, प्रेरणिक प्रभाव एक स्थायी प्रभाव है। तो प्रेरणिक प्रभाव के लिए ये लिखोगे स्थायी प्रभाव, कौन सा? बोले तो ई। अब आपके पास में अनुनाद, तो जैसे अनुनाद, जैसे ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन में क्या होता है? अनुनाद होता है। तो अनुनाद किसके कारण होता है? पाई बॉन्ड का जो है डीलोकलाइजेशन हो रहा है। जैसे कि भाई यो पाई बॉन्ड जो है, यो यहाँ चले जावे, यो यहाँ आ जावे, और यो यहाँ आ जावे, तो अगला पाई बॉन्ड यहाँ, यहाँ और यहाँ मिलेगा अपने को। तो ये चीज़ क्या है? अनुनाद किसके कारण? पाई बॉन्ड के कारण हो रही है। तो यहाँ पर पाई बंद की के लिए क्या लिख लूँ? अनुनाद। चौथे का सी, ये सी। और स्थानीकरण, मतलब पाई सिग्मा इलेक्ट्रॉन स्थानीकरण होते, स्थायी होते हैं, तो CH4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट। ओके, तो बच्चों हमने जो आज के इस लेक्चर में जो है, इसके सभी जो है क्वेश्चन कर लिए अपने कंप्लीट। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है सभी समझ में आए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहो तो।
उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो है ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो साथियों, इसके बाद में हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत सभी आ जाते हैं वैसे, सही जोड़ियाँ, रिक्त स्थान, वन वर्ड, मल्टीपल चॉइस, बहुविकल्पी प्रश्न, सभी तरह के आ जाते हैं। तो सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी कीजिएगा। 40% जो है इस साल, अगले साल से तो वैसे 10% हो जाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इस साल जो है 40% आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ रहे हैं। मतलब 33% में तो आप पास होते हैं, और 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। तो अच्छी तरह से जो है आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करके जाइएगा, क्योंकि पासिंग मार्क्स से ज़्यादा नंबर तो इन्हीं से आ जाएंगे। बस आपके कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर होने चाहिए, तो अच्छे नंबर आएंगे। ओके, तो सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। और अभी आपका 11वीं में अच्छा बेसिक रहेगा, तो 12वीं में आपको कम दिक्कत आएगी। तो 11वीं को लोकल के हिसाब से नहीं लेना है कि हम तो पास होना है बस, अब क्या करना, ज़्यादा नहीं पढ़ना। पढ़ना तो पड़ेगा अगर आपको आगे बढ़ना है तो। ओके बच्चों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।